देखिए, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम? हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम किसे कहते हैं और रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए बेटा, रिफॉर्मिंग का मतलब है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, जब हमारे पास गैसोलीन आया, ठीक है, हमने गैसोलीन निकाला क्रूड ऑयल से, तो गैसोलीन में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो C5 से C10 तक होते हैं। ठीक है, गैसोलीन में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो C5 से लेकर C10 तक होते हैं। तो हमने ये देखा कि C5 से C10 हमने एनालिसिस की, तो एनालिसिस पे ये पता चला कि C5 से C10 तक अगर आप जाते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन-एन और डीकेन, अगर आप C5 से C10 तक जाते हैं मेरे बच्चों, C5 से C10 तक, तो ये हमें पता चला कि C5 to C10 में हमारे पास बेटा C5 to C10 में जो C8 है ना, वो बेहतर फ्यूल है, और C8 को हम लोग कहते हैं ऑक्टेन। C8 क्या है हमारे पास? C8 को हम लोग कहते हैं ऑक्टेन। C8 इज नोन एज ऑक्टेन, इसे हम ऑक्टेन कहते हैं। तो C8 हमारे पास जो ऑक्टेन है, तो हमने ऑक्टेन इस्तेमाल करना शुरू किया। अब जब हमने ऑक्टेन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो चूंकि ऑक्टेन की बहुत लंबी चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन होती है, तो ऑक्टेन को इस्तेमाल करने पर हमें प्रॉब्लम ये हुई कि ये जब इंजन में जाता है तो फ्यूल एनर्जी बिल्कुल देता है, इस पे कोई इस पे दो राय नहीं, बिल्कुल फ्यूल एनर्जी देता है, लेकिन फ्यूल एनर्जी के साथ साथ ये इंजन को बर्न करता है। जाहिर है बेटा, जब इंजन गर्म होगा तो उसके पार्ट्स कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएंगे, उसके जो पार्ट्स होंगे वो जो है खराब होना शुरू हो जाएंगे और इंजन में आवाज आना शुरू हो जाएगी, इंजन नॉकिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, इंजन में क्या होगा? नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा इंजन। तो इसलिए हमने इस ऑक्टेन को क्वालिटी फ्यूल बनाने के लिए इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर, व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम? द प्रोसेस in which bigger molecules, या आप कह लीजिए straight molecules, straight long chain molecules, straight long chain molecules having low volatility convert into branch molecule of high volatility under the presence of suitable catalyst and temperature. Suitable catalyst and temperature is called reforming of petroleum.
is called reforming of petroleum. The process in which a straight long chain molecule of low volatility convert into branch molecule of high volatility under the presence of suitable catalyst temperature is called reforming of petroleum. मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है और मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास फर्ज करिए लॉन्गेस्ट चेन हो, जैसे बेटा फर्ज कीजिए मेरे पास बेटा फर्ज कीजिए मेरे पास CH3 CH2 6CH3। आप समझे ये क्या है? इसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्टेन। क्या कहते हैं बेटा इसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्टेन। अच्छा सर, आप क्यों इसे नॉर्मल ऑक्टेन कह रहे हैं? क्योंकि ये रखता है स्ट्रेट चेन। कोई भी स्ट्रेट, भाई आइसोमर पढ़ा हुआ है हमने कि कोई भी अगर स्ट्रेट चेन रखेगा तो हम उसे कहेंगे नॉर्मल चेन। अच्छा, ये हो गया भाई नॉर्मल चेन। लेकिन मेरे बच्चों, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे CH3 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 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा ये हो गया 8। ये हो गया ब्रांच में कन्वर्ट। मैंने नंबर ऑफ कार्बन स्प्लिट नहीं किए, क्योंकि अगर मैंने नंबर ऑफ कार्बन स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, तो प्रोडक्ट्स कुछ और बन जाएगा। ठीक है ना भाई कार्बन 5 है तो पेंटेन, पेंटेन की अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, पेंटेन की अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत है। ठीक है ना, हेक्सेन की अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन बहुत बेस करता है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है। ठीक है ना बेटा? तो अब अगर आप इसको देखें तो हम इसे कह सकते हैं आइसोऑक्टेन। ठीक है, आइसोऑक्टेन। और आइसोऑक्टेन को आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये आपके पास हाई ऑक्टेन है। ठीक है, हाई ऑक्टेन। अक्सर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, उस पे लिखा हुआ होता है भाई हाई ऑक्टेन। हम अपनी जो एक्सपेंसिव गाड़ियां होती हैं, हमारी न्यू गाड़ियां होती है, नई होती हैं, उनमें हम हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। ठीक है, तो ये है नॉर्मल ऑक्टेन और ये है हाई ऑक्टेन। कैसे पता चला सर ऑक्टेन तो रहेगा। ऑक्टेन का मतलब सर जज़ाकल्लाह, ऑक्टेन तो रहेगा। ऑक्टेन क्यों रहेगा? क्योंकि 8 कार्बन सर आपने चेंज कर दिया, तो फिर वही वाली बात की क्वालिटी वो नहीं रहेगी। अच्छा, अब इसे आइसो ऑक्टेन जो कह रहे हैं हम, तो सर क्या फायदा हुआ आइसो ऑक्टेन? असल में जब आप ब्रांच कर दोगे ना बेटा, जब आप ब्रांच में कन्वर्ट कर दोगे, तो ब्रांच में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि ये ब्रांच में कन्वर्ट करने से ये हो जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अभी आप देखिएगा एनटीएस कैसे पूछता है घुमाकर रिफॉर्मिंग। अभी मैं आपको आइडिया दूंगा एनटीएस पूछता कैसे। ठीक है, और अगर आप इसकी नेमिंग करना चाहते हैं तो आइसो ऑक्टेन ये जो बना है मेरे पास, नेमिंग है बहुत, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए माशाल्लाह नेमिंग में। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो ये हो जाएगा 2,2, क्या हो जाएगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2,2 ट्राइमिथाइल पेंटेन ये हो जाएगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इसको मैं आइसोऑक्टेन भी कहूंगा। अब आप देखें एनटीएस रिफॉर्मिंग को लेकर कैसे पूछता है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। एनटीएस रिफॉर्मिंग को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आइए देखते हैं। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं which shows higher boiling point,
which shows higher boiling point? Option A CH3, CH2, 4CH3. Option B CH3, 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 CH2, CH3. Option C CH3, 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 CH3। 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई। लेकिन एक मिनट, CH3, CH, CH3, CH, CH3 and CH3. Option D, all of these। क्या फीडबैक है आपकी? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए? जी बच्चों, ए ज्यादा है, बी ज्यादा है या डी ज्यादा है? अब्बास भाई की हेल्प चाहिए होगी मुझे। जी अब्बास भाई, ए ज्यादा है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त सी टेक्निक दूं। जिंदगी भर कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए, आप इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे। अब आप गौर से सुने, गौर से सुनना है आप। जब कभी भी हम बॉइलिंग पॉइंट की प्रिडिक्शन करने जाएं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो मेरे पास 2 की बड़ी अहम होती है, 2 चाबी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली की ये कहती है, पहली की, फर्स्ट की नंबर 1, ठीक है। पहली की ये कहती है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मासेस। और दूसरी की ये कहती है कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the intermolecular masses। ठीक है, 2 की है भाई। ये है की नंबर 2, चाबी नंबर 2, और ये है चाबी नंबर 1। अब सवाल ये है कि एक ताले में एक ही चाबी लगती है, कोई एक लगेगी, तो सर फिर कौन सी चाबी इसमें लगेगी? अब सुनो, ये चाबी वहां लगेगी, ये शॉर्टकट वहां लगेगा जब आप ये देख लें कि व्हेन मॉलिक्यूलर मासेस आर डिफरेंट। अगर दिए गए स्ट्रक्चर्स में मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट है तो आप ये वाली चाबी लगाएंगे। लेकिन अगर दिए गए ऑप्शंस में मॉलिक्यूलर मासेस सेम हो, मॉलिक्यूलर मासेस आर सेम, मॉलिक्यूलर मासेस अगर सेम हो तो फिर आप ये वाली की निकालेंगे। अब आप देखें कि यहां पर मैंने डिस्कस किया आपसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉरी मासेस लिख दिया मैंने, फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या चीज है? आपने अगर चेन को तोड़ा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर पड़ जाएगी, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। और अगर आपने इसको ब्रांच में कन्वर्ट करा तो इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कमजोर हो जाएगी, टूट जाएगी, वीक हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी वीक हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये देखा कि सबके मासेस सेम है। हमें कैसे पता चला सबके मासेस सेम? कैसे पता चला हमें मासेस सेम?
तुम देख लो कार्बन्स, नंबर ऑफ, सारे अल्केन है, नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं, 6। कैसे पता चला 6? सर 4 को तो इसमें बंद किया हुआ है आपने, 5 और 6। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने? ये तो ऑल ऑफ दीज है, सॉरी। इसलिए आपने ये जो आंसर दिया, ये वाला जो आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल सही। इस की के मुताबिक दिया आप। जैसे जैसे हम ब्रांच बढ़ाते जाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन सेम रखते जाएंगे, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट इसी तरह ही निकालेंगे। अब गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। लेकिन अगर फर्ज करें, अब सुनना गौर से, फर्ज करें मैंने यहां पर एक और कार्बन का इजाफा कर दिया, ये लो, तो क्या अब मासेस सेम रहे? सर आपने एक कार्बन का इजाफा कर दिया, सर यहां पे तो 7 कार्बन हो गए, भले ब्रांच हो, लेकिन कार्बन कितने हो गए? 7। और जब कार्बन 7 हुए तो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो गया। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, चाहे वो ब्रांची में क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आई बात? पहले मासेस सेम थे, पहले मासेस सेम थे, तो अगर मासेस सेम होंगे, नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो मासेस सेम, तो आप बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अगर चेन स्ट्रेट है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर ब्रांच चेन बनेगी तो आप रिलेट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन भले ब्रांच हो, ब्रांच तो है लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो सी कब करेक्ट होगा? आप लिख लीजिए, सी इज करेक्ट, सी करेक्ट होगा। अब सी करेक्ट होगा क्यों? ड्यू टू ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब प्रिंसिपल की जो है ना वो ये है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कौन सी की कब इस्तेमाल करें, मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं। मैंने कहा ये लो यार चाबी, जरा गाड़ी से बुक निकाल के ले आओ। तो देखें ये बंच है, ये देखिए हम, इसमें 3 चाबियां हैं, अंडरस्टूड है, गाड़ी की चाबी अलग से ही दिख रही है। देखो आप गाड़ी में गाड़ी की चाबी लगाएंगे, ये एंटरलॉक की चाबी है, ठीक, ये अंदर वाले एंटरलॉक की चाबी है। तो आप बाज औक़ात डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, यार ये चाबी घर की लग रही है, ये चाबी ड्रॉस की लग रही है, ये चाबी गाड़ी की लग रही है। इसी तरह आपने डिस्टिंग्विश करना है कि आप कौन सी की यहां पर क्वेश्चन के एतबार से लगाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं बात कर रहा हूं अल्केन फैमिलीज के हवाले से। ठीक है बच्चों, चले आगे चलते हैं। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? बिल्कुल सही, गुड फीडबैक, बिल्कुल सही फीडबैक दे रहे हैं आप। आपके चैट बॉक्स को भी रिव्यू कर लिया मैंने। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आइए चलते हैं क्रैकिंग की तरफ, क्रैकिंग की तरफ चलते हैं। क्रैकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैकिंग? क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग में फर्क है, बिल्कुल है। रिफॉर्मिंग में हम नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं करते, हम मॉलिक्यूल को स्प्लिट नहीं करते, लेकिन क्रैक में हम स्प्लिट कर देते, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्रैकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैकिंग? क्रैकिंग से क्या मुराद है भाई? द प्रोसेस in which bigger molecules
एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमेना, द प्रोसेस in which bigger molecules of low volatility split up into a smaller molecule of high volatility under the suitable catalyst and temperature is called cracking. क्रैक का मतलब है तोड़ देना, एक बड़े कंपाउंड से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना। और क्रैक की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्रैकिंग में थर्मल क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग है, ठीक है, थर्मल है, कैटालाइटिक क्रैकिंग है, ठीक है, और एक और क्रैकिंग है जो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, उसे बेटा हम कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। तो 3 टाइप्स है हमारे पास क्रैकिंग की, थर्मल है, कैटालाइटिक है और स्टीम है। तो बता सकेंगे बेटा थर्मल क्रैकिंग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल क्रैकिंग? सोचें, बताएं। और आ जाइए बुक में पेज नंबर 104 पर, 103 या 104 पे आपको मिल जाएगा। मुझे अपडेट करें, मैं सही कह रहा हूं, 103 से 104 तक आपको मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए मेरे बच्चों। कोई बात नहीं सर, जल्दी बताएं, पेज नंबर बताएं। 10, अच्छा राइट, ठीक ठीक। अब्बास भाई आप तारीफ भी नहीं कर रहे, बच्चे कह रहे हैं राइट, आप बता ही नहीं रहे। थर्मल क्रैकिंग। अच्छा बच्चों, थर्मल क्रैकिंग में एक और स्पेशल क्रैकिंग है थर्मल, और उसे हम कहते हैं पायरोलाइसिस क्रैकिंग। ठीक है बच्चों, हम इसे क्या कहते हैं? पायरोलाइसिस क्रैकिंग कहते हैं, पायरोलाइसिस क्रैकिंग, पायरोलाइसिस क्रैकिंग। पायरोलाइसिस क्रैकिंग से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय पायरोलाइसिस क्रैकिंग? सच थर्मल क्रैकिंग, such thermal cracking which is done, such thermal cracking which is done in the absence of oxygen। ठीक है, सच थर्मल क्रैकिंग विच इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, कह लीजिए आप। अच्छा, पेज नंबर 103 पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप देखें आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन है ना बेटा, आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है? देखें टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा है आपको, कितना टेम्परेचर दे रहे हैं? 700 to 800, फीडबैक दीजिए। ठीक है, देना पड़ रहा है ना 700 to 800। हाँ बेटा, मुझे सारी बुक के पेजेस हिफ्स हैं, क्योंकि आपको भी हो जाएंगे आप जब पढ़ेंगे ना। तो चूंकि मैं स्टडी बुक से भी कराता हूँ, बुक बच्चों को बता भी रहा होता हूँ, तो बस वो पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें याद होती। तो 700 to 800, ठीक है, तकरीबन टेम्परेचर्स भी मुझे याद है। ये आ गया मेरे बच्चों एब्सेंस ऑफ एयर। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? मुझे लगता है 4 प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपके पास बनेगा प्रोपीन, देखें सही कह रहा हूं,
एक आपके पास बनेगा इथेन, एक आपके पास बनेगा मीथेन, और चौथा आपके पास हाइड्रोजन गैस। एम आई राइट? बच्चों बताइए, सही कह रहा हूं? बच्चों सही कह रहा हूं? सर देखिएगा क्या मैसेज आ रहा है बच्चों का। ऐसा ही है ना बेटा? लेकिन बेटा अगर हम पेज नंबर 104 पे जाइए जरा 104 पर। मैं बुक भी सर्च कर रहा हूं, अगर बुक मिल जाए मुझे। देखिए पेज नंबर 104, एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए पेज नंबर 104 में बेटा ये वाली जो इक्वेशन है, देखिए ये वाली जो इक्वेशन, बल्कि चले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है C7H15 C15H30, ठीक है, C7H15, और ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है 500 to 550 डिग्री सेल्सियस। कैटलिस्ट है जियोलाइट, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है बेटा C7H16 C7H14 और C15H30। सही है? और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है इसे हम कहते हैं हैवी गैस ऑयल। ये हैवी गैस ऑयल, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द above cracking belongs to option A thermal cracking, option B catalytic cracking, option C thermal catalytic cracking, and option D all of these. जी बच्चों, मेजॉरिटी का आंसर मैं देख रहा हूं सी है। चले आए, मैं आपको एक बात जब याद दिलाऊंगा तो आपकी राय चेंज हो जाएगी। आप नोटिस कीजिए कि मेरे पास जस्ट प्रोपेन था, सिर्फ प्रोपेन था, तो मैंने टेम्परेचर कितना ज्यादा लिया हुआ था, ये देखें आप। अभी मेरे पास हैवी गैस ऑयल है, हैवी ऑयल है, और मैंने टेम्परेचर लिया हुआ है जस्ट 500 to 550। जियोलाइट को ना बेटा हम एलो, मैं आपको यहां पे लिख दूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, बुक में मेंशन कर, लिख लो बुक में। जियोलाइट को हम कहते हैं एलोमिनो सिलिकेट। जियोलाइट इज नोन एज एलोमिनो सिलिकेट। Zeolite is known as aluminosilicate, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा अब मैं आपको कुछ याद दिलाऊं। एंजाइम्स कैटलिस्ट है, टेम्परेचर चाहिए होता है उसे, बिल्कुल चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर जो देते हैं रिएक्शन के लिए थोड़ी देते हैं,
एंजाइम के लिए देते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड तैयार करते थे प्लैटिनम के लिए, कैटलिस्ट के लिए टेम्परेचर 600 चाहिए होता था। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम इस्तेमाल करते थे सल्फर ट्राइऑक्साइड में, टेम्परेचर चाहिए होता था उसके लिए। तो असल में ये जो टेम्परेचर है ये थर्मल नहीं है, थर्मल कैटालाइट क्रैकिंग नहीं है, इट्स नॉट अ थर्मल क्रैकिंग। ये जो टेम्परेचर है इसको कैटालाइज करने के लिए, इसको थोड़ी है। तुम खुद सोचो ना, प्रोपेन सिर्फ 3 कार्बन वाले चेन को तोड़ने के लिए इतना टेम्परेचर लगा, तो इतना जाइंट स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए इतना टेम्परेचर लगेगा? नहीं, ये टेम्परेचर इसके लिए, आपको याद आ गया हो। ठीक, अब बताइए क्या आंसर है इसका। सर देखिए, बी। क्योंकि मेरे बच्चों यहां पर अमल दखल जो है ना वो सिर्फ कैटलिस्ट का है, तो आपका आंसर अब बिल्कुल सही होगा, अलाइनमेंट सही होगी, हम सब सीधे रास्ते पे आ गए, ठीक है। कैटालाइटिक क्रैकिंग है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये कैटालाइटिक क्रैकिंग। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे कामयाब लोग हमेशा आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते, हमेशा लुक फॉरवर्ड, पीछे मत देखो, ठीक है। अहमद ने गलत कहा था, पीछे तो देखो, गलत कहा था उसने, ठीक है। बच्चा है, आपने आगे देखना है, आपने आगे बढ़ना है। तो चले चलते हैं आगे और बात करते हैं बेटा स्ट्रीम क्रैकिंग पे बात कर रहे हैं, जो कि सिंध बोर्ड के जो बच्चे हैं, आप लोग बेटा आपके कोर्स में नहीं है, ए लेवल्स के जो हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, आपके भी कोर्स में नहीं है। इसीलिए कोर्स में नहीं है तो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम क्रैकिंग? स्ट्रीम क्रैकिंग से क्या मुराद है? तो स्ट्रीम क्रैकिंग डेफिनेशन लिखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। इट इज uncatalyzed, it is uncatalyzed thermal cracking, it is uncatalyzed thermal cracking which is done in the absence of which is done in the which is done in petrochemical industries, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इसे किया जाता। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें 2 बातें मुझे समझ में आई। एक तो ये अनकैटालाइज्ड है, कैटलिस्ट यूज नहीं होगा। दूसरा ये थर्मल क्रैकिंग है। तो सर क्या ये चीज है? ये है। तो आगे इसका जवाब आपको मिलेगा इन दिस प्रोसेस। इसका आगे जवाब है इन दिस प्रोसेस या इन दिस क्रैकिंग, इन दिस क्रैकिंग steam is passed through gaseous mixture of lower hydrocarbons, lower carbons of hydrocarbon या less carbon of हाइड्रोकार्बन, यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम कार्बन। तो समझ जाए आप, गैस भी हो और कम कार्बन भी हो, इसका मतलब C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा और C4 होगा। ठीक है सर, यहां तक लिख सकता हूं, कैमरे की रेंज ये है ना, वहां तक तो नहीं है ना? चल ठीक है मेरे बच्चों, तो हम ये कह रहे हैं
अब जब मैं एक और चीज लिखूंगा आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एलपीजी, जानते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी, एलपीजी का मतलब है एलपीजी इज नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी is the major product is the major product in petrochemical industry, in petrochemical industries obtained by thermal obtained by steam cracking। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जी जी, लेस देन 5 कार्बन। हाँ बच्चों, क्या आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हुआ? अब जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो नेक्स्ट क्लास में जो मैंने लिस्ट आपको दी है, वाह एहसन, जबरदस्त एहसन, एहसन तुसी ग्रेट हो, एहसन तुसी ग्रेट हो। एहसन अभी कहा है यार, मैंने बुक में नहीं है। एहसन मैंने अभी कहा है यार, बुक में नहीं है ये एक्स्ट्रा है, मैंने अभी कहा कि नहीं है बुक में। यार बुक मार्किंग बेटा करा दी है एहसन मैंने, एहसन बुक मार्किंग बेटा कराई है मैंने। ओ माई बैड सर, चले सही है, आप अच्छा लकब, बहुत जबरदस्त लकब दे रहे हैं मुझे, सही सही सही, बहुत जबरदस्त। ओ माई बैड सर, ठीक है, यू आर वेरी राइट माई गुड स्टूडेंट। देखिए मसला यह है, हम जब कोई भी बात करते हैं तो हमारी गुफ्तगू से ठीक 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 बेटा, मैंने मार्किंग करके मैनेजमेंट को दे दिया है। अब ये स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद जो है ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, मैनेजमेंट को दे दिया है मैंने, ठीक है। अब जाहिर बेटा स्कैनर तो मेरे पास है नहीं, तो ये अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपको जो है दे दें। सही, मैंने की, ठीक है। एहसन, एहसन मेरे बच्चे, तुम्हें बात समझ में आई मेरी? माय गुड स्टूडेंट एहसन, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, आपस की हमारी बातें पढ़ने के अलावा, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग नहीं की, आपस की बात हो रही है हमारी। आपको पता है हम छोटे बच्चे को आप करके क्यों बुलाते हैं? क्वेश्चन जवाब दें। छोटे बच्चे को आप करके क्यों